तो स्टूडेंट्स, अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म का पोर्शन चल रहा था। वो भी लगभग लगभग एंडिंग की ओर है ना। 3 क्लास 4 क्लास और मान लीजिए तो आइसोमेरिज्म भी जो है वो अपना पोर्शन वो है आइसोमेरिज्म वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अपन जब आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास में यानी कि थर्सडे को, तो अपन ये देख रहे थे कि अपन पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी अपन किसके बारे में देख रहे थे? अपन शायद ई जेड नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने कहा ई जेड नोमेनक्लेचर क्या होता है। ई का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, और जेड का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है। ई का मीन्स क्या हो गया आपके पास? ट्रांस। और जेड का मीन्स आपके पास क्या हो गया? सिस। ना, सिस ट्रांस में क्या था कि सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, तो अपन सिस ट्रांस यूज करते थे। EZ कब यूज करते हैं? मैंने आपको कहा EZ यूज करने का रीजन कि विनाइलिक कार्बन यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जब चारों ग्रुप ही डिफरेंट हो बॉन्डेड, तो अपन क्या करते हैं? EZ नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं, है ना। सिस ट्रांस नहीं कर सकते क्योंकि अब चारों ही आपके पास डिफरेंट है। चारों डिफरेंट है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सेम ग्रुप कौन से हैं और डिफरेंट ग्रुप कौन से हैं? तो फिर अपन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग एलिमेंट का कंपाउंड का जो है वो नोमेनक्लेचर करते हैं। अब प्रायोरिटी के क्या रूल्स रहते हैं, ये कैसे डिसाइड होते हैं कि प्रायोरिटी? तो अपन जब बात कर रहे थे पिछली क्लास में, अपन मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास कोई कंपाउंड आ गया कि यहाँ पे आपके पास आ गया सी, डबल बॉन्ड सी, यहाँ आपके पास ए आ गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ एक्स आ गया और यहाँ वाई आ गया। तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के क्या क्या रूल्स रहते हैं? तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के जो रूल्स हैं उसको अपन कहते हैं CIP रूल। कि सर व्हाट आर द CIP? सी मीन्स कान, आई मीन्स आपके पास इंगोल्ड, एंड पी मीन्स आपके पास प्रिलॉन्ग। इनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कि सर क्या थे इनके रूल्स? तो इनके रूल ये थे कि अगर आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे इस कार्बन पे 2 ग्रुप हैं, इस कार्बन पे 2 ग्रुप, तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड हो तो उसको अपन जेड आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? जेड आइसोमर। हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर सेम साइड हो तो उसको आप कौन सा आइसोमर कहोगे? जेड आइसोमर। और अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड हो तो उसको आप कौन सा आइसोमर कहोगे? ई आइसोमर। कि सर चलो सब बात मान ली, जेड किसको कहते हैं, ई किसको कहते हैं, हमें सब पता है। वी नो एवरीथिंग बिकॉज वी आर वेरी इंटेलिजेंट। तो प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करते हैं, है ना। प्रायोरिटी डिसाइड करने का सबसे पहला रूल आता है एटॉमिक नंबर। अगर आपके पास 2 ग्रुप है, जैसे यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको अपन हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप देखते हैं। कि आपके पास अगर ए का एटॉमिक नंबर मान लीजिए 10 है और बी का एटॉमिक नंबर मान लीजिए 9, तो ए जो है वो आपके पास क्या होगा? हाई प्रायोरिटी। 10 नहीं ले सकते यूनिट कैसे? मान लीजिए कि यहाँ पे 17 आ गया। एक्सप्लेन करा था मैंने प्रीवियस क्लास में। ए आपके पास 17 पे आ गया, बी आपके पास क्या आ गया? 9 पे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9। तो इसको अपन क्या कहेंगे? ये हायर प्रायोरिटी है, ये आपके पास लोअर प्रायोरिटी है। तो फर्स्ट नंबर किसको देंगे? ए को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? ज्यादा। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको अपन क्या कहेंगे? वो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। तो दोनों साइड देखेंगे कि कौन सा हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप किस डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे भी एक्स और वाई में से एक्स जो है वो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा तो आपके पास ये जो आइसोमर है वो कौन सा हो जाएगा? जेड। और अगर वाई हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा तो ये जो आइसोमर है वो आपके पास कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट देखते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, कि एटॉमिक नंबर क्या है एलिमेंट का। ओके। सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड रूल क्या आता है। कि सर मान लीजिए कि सेम टाइप ऑफ एटम बॉन्डेड है, कि यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, तो अपन कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे? हाउ वी डिसाइड द प्रायोरिटी इफ कार्बन आर बॉन्डेड एट दिस पोजीशन एंड एट दिस पोजीशन? तो कैसे डिसाइड करते हैं? तो अगर आपके पास सेम टाइप ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड, सॉरी सेम टाइप ऑफ एटम बॉन्डेड है, तो आप जाओगे सेकंड वाले पे। सेकंड वाले का मीन्स कि जो एटम आपके पास यहाँ पे बॉन्डेड है उससे नेक्स्ट वाले एटम पे, वो भी उससे डिसाइड करेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। कि सर फॉर एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे आपके पास आ गया सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ आपके पास जैसे कोई एलिमेंट आ गया,
कि यहाँ पे मान लीजिए कि अपने पास आ गया ब्रोमीन, यहाँ अपने पास आ गया आयोडीन, यहाँ अपने पास आ गया CH3 और यहाँ आपके पास आ गया CH2OH। तो क्या रहा, इस कार्बन एटम से दोनों ही कार्बन है, दोनों का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, सेम। उसके बाद देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि सर उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी कि थर्ड एटम यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तो तीनों हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है कार्बन की वैलेंसी पे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसको अपन क्या करेंगे, हायर प्रायोरिटी, और इसको भी हायर प्रायोरिटी, तो ये आपके पास कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ई आइसोमर। क्योंकि यहाँ पे हायर प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको कौन सा आइसोमर कहते हैं, उसको अपन कहते हैं ई आइसोमर, यानी कि ट्रांस। जेड कब होता है, जब आयोडीन ऊपर हो जाता है ब्रोमीन नीचे हो जाता है, तो ये कौन सा आइसोमर हो जाता है, जेड। तो 2 रूल हो चुके सीआईपी के। फर्स्ट रूल अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, सेकंड रूल अगर आपके पास सेम एटम बॉन्डेड हो तो अपन सेकंड, थर्ड या फोर्थ एटम से जो है प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। कि सर मान लीजिए कि आइसोटोप आ गए, मान लीजिए आइसोटोप आ गए भैया, आने में बॉन्डेड तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो आइसोटोप आ गए तो क्या करेंगे, तो देखिएगा कि जैसे आपके पास आ गया यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ गया आपके पास CD3 और यहाँ पे आ गया आपके पास CH3, यहाँ पे आ गया आपके पास OH और यहाँ पे आ गया आपके पास SH। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है आपके पास ड्यूटीरियम, यानी कि हाइड्रोजन का ही कोई आइसोटोप है। तो सर अगर आइसोटोप हो तो क्या करना है, अगर आपके पास आइसोटोप आ जाए, तो आइसोटोप आ जाए तो अपन क्या करेंगे, मास नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि मास नंबर पे डिपेंड करेगी सॉरी जो प्रायोरिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, मास नंबर। आप ये देखोगे कि किसका मास नंबर ज्यादा है, जिसका मास नंबर ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी भी आपके पास क्या रहेगी, ज्यादा। किस कैसे, तो देखिएगा यहाँ पे CH3, यहाँ हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है वो कौन सा है, प्रोटियम। यहाँ हाइड्रोजन का आइसोटोप है जो आपके पास कौन सा है, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम है तो हाइड्रोजन के लिए, एक के लिए तो लिखते हो 1H1 और एक के लिए आप क्या लिखते हो 1H2। ये कौन सा है आपके पास, प्रोटियम, और ये कौन सा है आपके पास, ड्यूटीरियम। मास नंबर कहाँ होता है सर, ऊपर की ओर होता है, ये इसका मास नंबर 1, इसका मास नंबर 2। तो CD3 का मास नंबर हाइड्रोजन के मास नंबर से, यानी कि प्रोटियम के मास नंबर से क्या होता है, ज्यादा। तो इसको आप क्या करोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको आप क्या करोगे, सेकंड प्रायोरिटी। इसको सेकंड होगी क्योंकि यहाँ OH है, O है, और इसको फर्स्ट होगी क्योंकि यहाँ पे सल्फर है। तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ये आपके पास ई आइसोमर। कौन सा आइसोमर हो जाएगा आपके पास, ई आइसोमर। ये थर्ड था कि अगर आपके पास क्या आ जाए, अगर आपके पास यहाँ पे आइसोटोप आ जाए तो प्रायोरिटी अपन किस पे डिपेंड करेगी, प्रायोरिटी वो मास नंबर पे डिपेंड करेगी। जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसको अपन हाई प्रायोरिटी वाला लेंगे, जिसका मास नंबर कम होगा उसको अपन लो प्रायोरिटी वाला लेंगे। ओके, तो ये 3 रूल्स थे। एक और बात कर लेते हैं, एक रूल और है कि अगर आपके पास क्या आ जाए कि कोई ऐसे एटम आ जाए कि N2 बॉन्डेड, तो N2 में क्या रहता है आपके पास कि सर N2 में हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड N रहता है। तो यहाँ पे ऐसा कंसिडर किया जाता है कि अगर किसी एलिमेंट्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो जाए, कि जैसे O2 आ गया तो O डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो आ गया, तो ये कंसिडर किया जाता है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि वहां पे 3 एलिमेंट बॉन्डेड है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये आ गया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मान लीजिए कि N2 आ गया या कुछ और आ गया, तो अपन उसको ऐसे कंसिडर करेंगे N N और N। सर ऐसा क्यों, क्योंकि 3 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3। तो ये माना जाता है कि जितने बॉन्ड्स होते हैं उतने ही आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, एटम को कंसिडर करेंगे। कि मान लीजिए कि आपके पास C डबल बॉन्ड O आ गया, तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे, C डबल बॉन्ड O को CO और O, ये कंसिडर करेंगे। कहीं पे भी अगर C डबल बॉन्ड O आ जाता है तो उसको कंसिडर ऐसे किया जाता है, C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ये सीआईपी रूल्स है और इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, ई जेड आइसोमर को आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा आइसोमर ई है और कौन सा आइसोमर जेड है। तो देखिएगा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके।
जैसे परसों अपन ने करी थी इसकी, यहाँ मान लीजिए CH3 आ गया, यहाँ पे मान लीजिए CH2 आ गया, CHCl2 आ गया, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन आ गया। यहाँ पे फर्स्ट एटम क्या है सेम, यहाँ सेकंड एटम क्या है आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ आपके पास क्या है क्लोरीन, यहाँ आपके पास क्या है क्लोरीन। तो प्रायोरिटी अपन इन दोनों में से किसको ज्यादा देंगे, नीचे वाले। यहाँ पे इन दोनों में से किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, नीचे वाले। तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ये आपके पास Z आइसोमर। ई आइसोमर कब होगा कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपके पास आ गया मान लीजिए CH3, यहाँ आ गया आपके पास Cl2, यहाँ पे आपके पास आ गया Cl, और यहाँ पे आपके पास आ गया, इसको हायर प्रायोरिटी, इसको हायर प्रायोरिटी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको अपन कौन सा आइसोमर कहेंगे, ई आइसोमर। तो ऐसे अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ई आइसोमर कौन सा होगा, जेड आइसोमर कौन सा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, कि किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, किसको प्रायोरिटी कम मिलती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं अपन इसी में। फर्स्ट आपके पास इसमें था सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, सेकंड आपके पास था ई जेड नोमेनक्लेचर, और लास्ट इसमें आता है सिन एंटी नोमेनक्लेचर। या सिन एंटी आइसोमेरिज्म। सिन एंटी आइसोमेरिज्म जो है वो किसमें प्रेजेंट होती है, वो ऑक्सिन कंपाउंड में प्रेजेंट है। कि सर ऑक्सिन कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड मींस एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन, C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं, HH यहाँ पे है OH, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और आपके पास क्या आ जाता है C डबल बॉन्ड N, और आपके पास क्या आ गया OH। ये आपके पास या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं इसको। ये आपके पास क्या होगा, हाइड्रोक्सिल एमीन, और ये आपके पास क्या होगा तो जो सिन एंटी आइसोमेरिज्म है वो किसमें प्रेजेंट होती है, ऑक्सिन कंपाउंड में प्रेजेंट होती है। देखिएगा सिन एंटी आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे, सिन एंटी आइसोमेरिज्म किसमें प्रेजेंट होती है, ऑक्सिन कंपाउंड में प्रेजेंट होती है। कि सर ऑक्सिन कंपाउंड क्या होता है, कि जब आप कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्सिन का। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एल्डिहाइड लिया है तो उसको अपन एल्डो ऑक्सिन कहेंगे, यहाँ पे अगर आपने कीटोन लिया है तो उसको आप क्या कहोगे, कीटो ऑक्सिन कहोगे। तो जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हो तो आपके पास क्या रहता है, ऑक्सिन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब बात करें कि सिन एंटी आइसोमेरिज्म में कौन सा आइसोमर सिन होगा और कौन सा आइसोमर आपके पास एंटी होगा। तो देखिएगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये कि सी डबल बॉन्ड एन, ओके, यहाँ पे आपके पास कार्बन की दो वैलेंसी, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास OH। अगर यहाँ पे सेम ग्रुप बॉन्डेड हो कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो ये सिन एंटी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। कि इस कार्बन पे अगर सेम ग्रुप आ जाए कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, तो ये सिन एंटी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ पे आपके पास CH3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास लोन पेयर और OH, तो भी सिन एंटी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो भी सिन एंटी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर दोनों ग्रुप सेम है। ऊपर जब दोनों ग्रुप सेम हो तो सिन एंटी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, यहाँ पे भी दोनों ग्रुप सेम है तो ये भी सिन एंटी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो सर कब शो कब करता है, सिन एंटी आइसोमेरिज्म होता कब है, तो देखिएगा अगर आपके पास ऐसा आ जाए कंपाउंड C डबल बॉन्ड N
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ आपके पास OH, यहाँ आपके पास जैसे आ गया CH3 और यहाँ आपके पास आ गया H। ये कंपाउंड सिन एंटी आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, एक आपके पास हाइड्रोजन है और एक आपके पास मिथाइल ग्रुप है। कि तो सर कौन सा सिन होता है, कौन सा एंटी होता है, कौन सा सिन होता है और कौन सा एंटी होता है? तो देखिएगा कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है जो कार्बन एटम से बॉन्डेड हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो कार्बन एटम से बॉन्डेड है, वो अगर एक ही डायरेक्शन में है तो उसको अपन सिन कहेंगे, उसको आप कौन सा कहोगे, सिन आइसोमर। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में तो अपन उसको क्या कह देंगे, एंटी आइसोमर के। सर जैसे इसमें कि इन दोनों में से तो लोन पेयर ये रहा आपके पास होगा, कार्बन से देखते हैं ये आपके पास हाइड्रोजन और ये आपके पास कार्बन, तो इसको आप क्या दोगे, हायर प्रायोरिटी, और इसको आप क्या दोगे, लोअर प्रायोरिटी। अब हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है आपके पास, CH3, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास यहाँ, यानी कि दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। और अगर दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा आपके पास, ये आइसोमर हो जाएगा एंटी आइसोमर। सर सिन कौन सा होगा, तो C डबल बॉन्ड N, आपके पास यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी H, यहाँ आ गया आपके पास CH3 और यहाँ आ गया आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा आपके पास, सिन आइसोमर हो जाएगा। तो सिन एंटी आइसोमेरिज्म किसमें प्रेजेंट होती है, सिन एंटी आइसोमेरिज्म ऑक्सिन कंपाउंड में प्रेजेंट होती है। ऑक्सिन कंपाउंड क्या होते हैं कि जब आप कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हो तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको आप ऑक्सिन कंपाउंड कहते हैं। यानी कि देखिएगा, मैंने कहा जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। यहाँ पे भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कि सर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है यानी कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होती है। तो यहाँ पे कैसे देखेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, एंटी आइसोमर। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और CH3 जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो वो कौन सा आइसोमर हो जाएगा, सिन आइसोमर। ओके, तो ये सिन एंटी आइसोमरिज्म आपके कंप्लीट। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ अपना। नेक्स्ट अपने पास आता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के, वो कैसे कैलकुलेट करें, वो कैसे डिटरमाइन करें, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट आपके पास आ जाता है, इफ कंपाउंड इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मीनिंग क्या होगा कि टर्मिनल कार्बन जो एटम जो होंगे वो आपके पास डिफरेंट होंगे। यानी कि अगर एक की तरफ CH3 है तो एक की तरफ आपके पास क्या रहेगा, C2H5 रहेगा। तो उसमें कैसे देखेंगे, तो उसमें अपन देखेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल्स टू आपके पास होंगे 2 की पावर n। n क्या होता है आपके पास कि n इक्वल्स टू नंबर ऑफ आपके पास आ गया डबल बॉन्ड के। सर एग्जांपल देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया, जैसे C2H5 आ गया। यहाँ आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। वहां आपके पास क्या हो गया, आपके पास इथाइल। टर्मिनल कार्बन जो है वो आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो उसको अब देखना है कि इससे कि
कैसे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो आपके पास डबल बॉन्ड कितने हैं कि सर 1 और सेकंड ये रहा 2, तो आप क्या करेंगे 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। तो ये कब है कि इफ कंपाउंड इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मीनिंग हो गया कि जो टर्मिनल कार्बन एटम है वो अगर आपके पास डिफरेंट हो तो कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नंबर आप डिटरमाइन करोगे। नेक्स्ट देखते हैं इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, तो अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल हो एंड डबल बॉन्ड present in even number, डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इवन नंबर। तो कैसे देखते हैं, तो देखिएगा नंबर ऑफ आइसोमर्स इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 के सर कैसे कि देखिएगा आपके पास डबल बॉन्ड कितने हो इवन नंबर CH3 CH यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है आपके पास एक डबल बॉन्ड और दो डबल बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ इसमें आइसोमर्स देखने कितने बनेंगे तो 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर आपके पास क्या आ जाएगा 2 बाई 2 माइनस 1। 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास 2 की पावर 1 प्लस आपके पास 2 की पावर 2 बाई 2 2 बाई 2 कितना हो गया जैसे 2 बाई 2 1 हो गया 1 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 यानी कि 2 प्लस 1 टोटल आइसोमर आपके पास कितने हो जाएंगे 3। कि अगर आपके पास कंपाउंड सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या हो गया कि अगर आपके पास टर्मिनल टर्मिनल कार्बन जो है वो सेम हो तो कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट करते हैं कैसे कितने बनेंगे। उसमें भी कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन इवन नंबर में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। तो देखिएगा ये कंपाउंड है आपके पास इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं 1 है और आपके पास 2 है और आपको कह दिया कि इस कंपाउंड के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो अपन क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1। तो 2 की पावर 2 माइनस 1 करोगे तो 2 की पावर क्या आएगा 1। 2 की पावर 2 बाई 2 कितना हो गया 1 1 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। यानी कि इस कंपाउंड के टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे आपके पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। क्या आपके पास जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल है और उसके साथ साथ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ऑड नंबर। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ऑड नंबर तो देखेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा 2। वहां क्या था 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 था। वहां ऐसा था कि 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे क्या है 2 की पावर n माइनस 1
प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। तो देखें कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या आ गया CH। डबल बॉन्ड कितने आ गए आपके पास, ये 1, ये आपके पास 2 और ये आपके पास 3। टर्मिनल कार्बन क्या है आपके पास यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी टर्मिनल कार्बन क्या है आपके पास CH3। दोनों में टर्मिनल कार्बन आपके पास क्या है, सेम है सर, सेम है, ओके, सिमेट्रिकल है, ओके। अब देखेंगे कि डबल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड 1 है, 2 है, 3 है, तो कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। एन क्या होता है, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा 2। 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया, इसे 2 की पावर 3 माइनस 1 हो गया 2 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 2 की पावर 2 बाई 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 प्लस 2 यानी कि टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे आपके पास 6। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे आपके पास 6 होंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो ऑड नंबर में हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इवन नंबर में हो तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर कंपाउंड एसिमेट्रिकल हो तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि एसिमेट्रिकल है मीन्स जो टर्मिनल कार्बन हैं वो आपके पास डिफरेंट है, तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 की पावर n। अगर टर्मिनल कार्बन सेम हो यानी कि सिमेट्रिकल हो तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। और अगर आपके पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो ऑड नंबर में है तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। इससे आप किसी भी कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने बनेंगे, ओके। तो आपके ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंप्लीट हो गई। अब अगर आइसोमरिज्म में देखें तो दो टाइप की आइसोमरिज्म और रह जाती है। एक तो आपके पास कौन सी है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो कि कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, और एक आपके पास क्या रहेगा, कॉन्फॉर्मेशन आइसोमरिज्म। फिर आइसोमरिज्म का पार्ट कंप्लीट हो सकता है आने वाले 3 और 4 क्लासेस में आपके पास आइसोमरिज्म का जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन किसके साथ, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का, सॉरी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म का जो सेकंड पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, उसके साथ मिलेंगे। और ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है वो आपके यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एंड बाय।